आज हम लोग भारत के आंतरिक जलमार्ग के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, परिवहन में आप पढ़ते हैं कि परिवहन के बहुत सारे प्रकार हैं। सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। उसी में से जब आप जल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि जल मार्ग दो तरीका से हम लोग जल मार्ग के द्वारा परिवहन करते हैं। एक होता है किसी देश के आंतरिक क्षेत्र में बना जल मार्ग और एक होता है अंतर्देशीय जल मार्ग। यानी परिवहन में जो हम लोग जल परिवहन की बात करते हैं, जल परिवहन की बात करते हैं तो इस जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है किसी देश के आंतरिक भाग में स्थित आंतरिक जल परिवहन और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। ये जो आंतरिक जल परिवहन होता है ये होता है उस देश में स्थित नदियों के माध्यम से, उस देश में स्थित नहरों के माध्यम से। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन की बात करें तो यह उस देश से जो भी समुद्र बाउंड्री शेयर करती है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का कार्य होता है। तो बात करें भारत के तो भारत में आंतरिक जल मार्ग भी है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग भी है। क्योंकि आप देखते हैं कि भारत का ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा समुद्र से सीमा साझा कर रही है और भारत में बहुत सारे नदियों का जाल भी है। इस तरीक़ा से भारत में आंतरिक जल मार्ग भी है और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारत में बंदरगाह भी स्थित है। तो बंदरगाह की चर्चा किसी अन्य वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल भारत के जितने भी अंतर्देशीय या अंतर्राज्यीय जल मार्ग है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जल मार्ग के द्वारा, क्योंकि जल मार्ग को कहा जाता है कि यह सबसे अच्छा और सबसे सस्ता परिवहन की सुविधा है। किसी भी देश को अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो उसे जल मार्ग की आवश्यकता होती है और उस देश को खास फायदा होता है जो देश किसी समुद्र या सागर के साथ सीमा साझा करे। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उससे आयात निर्यात जो होता है यह बहुत ही सुविधाजनक और सस्ते में होती है। आज हम भारत की बात करेंगे यही अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में। उससे पहले आप लोगों को भारत के नदी के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो भी अंतर्देशीय, जो भी अंतर्राज्यीय जलमार्ग होगा वो किसी न किसी नदी या नहर पर होगा। तो पहले आप लोगों को नदी का लोकेशन दिखाते हैं, तो उस नदी पर स्थित जलमार्ग को दिखाएंगे। देखिए, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है और यह गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए ये यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पर बांग्लादेश मान लेते कि बांग्लादेश है, तब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो गंगा नदी बना है ये गंगा नदी उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए यह कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर आप देखते हैं कि इस स्थिति पर यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगा जो तिब्बत या चीन से बहती हुई आती है और भारत के यहाँ पर अरुणाचल और असम प्रदेश और असम से होते हुए यह नदी गंगा में मिलकर के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप दो नदी को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक गंगा नदी है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि इसी नदी पर आपको जलमार्ग के बारे में देखने को मिलेगा। हम चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन से जलमार्ग है। जलमार्ग की संख्या बहुत है, तकरीबन 100 से ज़्यादा भारत में जलमार्ग है, लेकिन सभी जलमार्ग नहीं पढ़ना है, कुछ खास जलमार्ग पढ़ना है हमें। तो भारत में जलमार्ग की संख्या बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें विशेष करके 5 जलमार्ग के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। और अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो आप लोग को दीर्घोत्तरीय प्रश्न में से पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के आंसर आप
ये 3-4 मार्क जल मार्ग लिख करके दे सकते हैं। आपको 3 या 4 जल मार्ग के बारे में लिखेंगे तो आपका उत्तर पर्याप्त हो सकता है। बाकी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी बातों को गहराई से सुनना होगा, सभी बातों को ध्यान देना, क्योंकि वहाँ सबसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पहला अंतर्राज्यीय जल मार्ग पे। तो देखिए, जल मार्ग को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं नेशनल वाटरवेज, और नेशनल वाटरवेज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NW लिखेंगे। जिस तरीका से राष्ट्रीय राजमार्ग को हम लोग NH लिखते हैं, ठीक उसी तरीका से हम लोग राष्ट्रीय जल मार्ग को, नेशनल वाटरवेज को सिर्फ NW लिख करके काम चला लेंगे। तो जहाँ जहाँ भी NW होगा इसका मतलब है वह राष्ट्रीय जल मार्ग की बात कर रहा है। तो हम लोग 1 से लेकर के जो 5 तक जो भी राष्ट्रीय जल मार्ग है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जल मार्ग की बात करें तो भारत के जो पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है वह राष्ट्रीय जल मार्ग गंगा नदी पर है। जो गंगा नदी देख रहे हैं इस गंगा नदी पर है। आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिलेगा और फिर यहाँ पर बिहार स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है इलाहाबाद, हालांकि अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो इस इलाहाबाद से लेकर के आप जब जाएंगे पश्चिम बंगाल तो उस पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, ध्यान रखेंगे इलाहाबाद से, यह याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उस राष्ट्रीय जल मार्ग को हम लोग राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहते हैं। और यह कौन नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। ये गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। आप इसे प्रयागराज से हल्दिया तक बोल सकते हैं। ये जो इलाहाबाद ये प्रयागराज है ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, और ये जो हल्दिया है यह है पश्चिम बंगाल में। ये सबसे विशेष इसलिए बनता है क्योंकि ये जो जलमार्ग है ये भारत के सबसे लंबी जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। यह इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। आप एक एक जलमार्ग के बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे तो आपका आंसर सटीक हो सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यहाँ पर जो नदी देख रहे हैं वह ब्रह्मपुत्र नदी है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर असम के एक स्थान है जिसका नाम है सदिया। असम में जो स्थान है इसका नाम है सदिया, और असम में एक स्थान है जिसका नाम है धुबरी। तो असम में सदिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर जो जलमार्ग बनाया गया है उस जलमार्ग को हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के नाम देते हैं। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। ये सभी फैक्ट से प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये असम के सदिया से लेकर धुबरी तक है, और इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर तक है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के। देखिए, आप यहाँ पर एक राज्य देखते हैं जिसका नाम है केरल। इस केरल में यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है कोल्लम। और यहाँ पर केरल में एक स्थान है जिसका नाम है कोट्टापुरम। कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम तक, केरल में कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक यहाँ पर नहर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई एक नदी नहीं है, यहाँ पर नहर बनाया गया है, और इस नहर के माध्यम से यहाँ पर नौका के आवागमन होता है। तो केरल में कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक जो जलमार्ग है उस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यानी कि नेशनल वाटरवे संख्या 3 का नाम दिया गया है।
ध्यान रखेंगे। केरल में कोल्लम से लेके कोट्टापुरम तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। आप याद रखेंगे कोल्लम से कोट्टापुरम, यहाँ पे नदी कोई किस नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहर के द्वारा यह जलमार्ग बनाया गया है। अब है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। देखिए यहाँ से लेकर के इस स्थान तक, ध्यान देंगे, यहाँ से देखिए इस स्थान तक तमिलनाडु तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 क्षेत्र मिलेगा। ये जो स्थान देख रहे हैं ये है काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर के ये जो स्थान है यह है पुदुचेरी। तमिलनाडु के बीच में ही है पुदुचेरी। तो काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक ये जो मार्ग देख रहे हैं यही है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक है तब बोल सकते हैं काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। लेकिन यहाँ पर कुछ और आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए कुछ नदी है। जैसे आप पढ़े हैं कि दक्षिण भारत में 2 विशेष नदी है, एक है गोदावरी नदी और एक है कृष्णा नदी। तो यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी के सहयोग से, ये दोनों नदियों के सहयोग से ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 बनाया गया है। तो यहाँ पर गोदावरी का भी रोल है और कृष्णा का भी रोल है। देखिए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखिएगा इस क्षेत्र में तो आपको जो गोदावरी नदी है वहाँ पर आपको भद्राचलम एक स्थान है, भद्राचलम, और एक स्थान है यहाँ पर राजमुंद्री। तो ध्यान रखेंगे भद्राचलम से राजमुंद्री। आप जब तंबाकू शोध संस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो राजमुंद्री का नाम पढ़े होइएगा। तो देखिए यहाँ पर भद्राचलम से लेकर के राजमुंद्री तक का जो क्षेत्र है वो भी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 में स्थित है। इस सब के मिला करके ना राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 बनता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में ही तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है वजीराबाद। ध्यान रखेंगे वजीराबाद। और वजीराबाद से लेकर के आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक स्थान है जिसे हम बोलते हैं विजयवाड़ा। अक्सर आप दक्षिण भारतीय मूवी देखते होंगे तो वहाँ पर विजयवाड़ा के आप नाम सुनते होंगे, विजयवाड़ा। तो देखिए वजीराबाद से लेके विजयवाड़ा तक, भद्राचलम से लेकर के राजमुंद्री तक और काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक, ये सभी क्षेत्र को मिला देते हैं तो वह सभी क्षेत्र मिलने के बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहलाती है। ये कोई खास एक नदी पर स्थित नहीं है, ये बहुत सारे नदियों के सहयोग के द्वारा बनाया गया है। अब हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के बारे में जानेंगे और यह हमारा अंतिम जलमार्ग होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की बात करें तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि एक राज्य है ओडिशा। यहाँ पर आप देखते होंगे यहाँ पे एक राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा में जब आप ओडिशा पढ़ते हैं तो 2 नदी के नाम आप खूब पढ़ते होंगे। एक है ब्राह्मणी नदी और एक पढ़िएगा आप लोग मताई नदी। तो ब्राह्मणी नदी हो गया और एक हो गया मताई नदी। ब्राह्मणी नदी और मताई नदी के सहयोग से उड़ीसा में, हालांकि उड़ीसा पश्चिम बंगाल दोनों के संयुक्त है तो उड़ीसा हो गया और कुछ स्थान पश्चिम बंगाल के हैं। उड़ीसा और कुछ है पश्चिम बंगाल। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 बनाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यह इलाका आपको मिलेगा धमरा और एक है तलचर। देखिए तलचर से लेकर धमरा तक, यहाँ पर तलचर है, यहाँ पे धमरा है। आप उड़ीसा में खास जगह है कि तलचर। तो तलचर से लेकर के धमरा तक के जो क्षेत्र है यह क्षेत्र पर, और आगे भी चला जाता है पश्चिम बंगाल तक, इस क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी और मताई नदी के द्वारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है उस राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5।
तो ध्यान रखेंगे ये पांचों जल मार्ग है। आपसे प्रश्न 3 तरीका से पूछ सकते हैं कि सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग है वो किस नदी पर है, उसकी लंबाई कितना है, और यह जो जल मार्ग है वह कहाँ से कहाँ तक स्थित है। इसके अलावा आप ये कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 10th में यहाँ से जो प्रश्न पूछेंगे उस पर हम टिक लगाएंगे, और बाकी प्रतियोगी परीक्षा में इस सभी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर, ये 10th के लिए विशेष नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए यह महत्वपूर्ण है। दिया कि भारत में सर्वप्रथम जल मार्ग 1806 में बना था। देखिए जल मार्ग बहुत पहले से बना हुआ है। प्राचीन काल की बात करेंगे तो जल मार्ग नहर का विकास वहाँ भी हुआ है, लेकिन आधुनिक काल की बात करेंगे तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग जल मार्ग की शुरुआत किए थे 1806 ईस्वी में। हालांकि हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी नहरों का विकास हुआ था, तो प्राचीन काल से ही नहर का विकास हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आधुनिक काल की बात बोले तो सबसे पहले जल मार्ग की शुरुआत हुआ था 1806 में, और ये जो हुआ था गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा हुआ था। दोनों नदियों के सहयोग से बनाया गया था। इसमें 2 नहरें निकाली गई थी, और उस नहरों के द्वारा नौका और छोटे मोटे जो जहाज होते वो चलाया गया था। वो 2 नौका है, जो 2 नहर है, एक है कन्नानौर नहर और एक है बरकिंघम नहर। याद रखेंगे, कन्नानौर नहर और एक है बरकिंघम नहर। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना सन 1952 में हुआ था। अब ध्यान देंगे कि जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, यही 2 नदी के जो तंत्र है ये ज़्यादा विकसित है। देखिए जो भी जल मार्ग बताया है ये दोनों जल मार्ग आपको ना नदी तंत्र पर स्थित है। गंगा नदी तंत्र पर अकेले गंगा नदी नहीं कह सकते हैं, गंगा नदी के सहयोग से, जो गंगा नदी के जो सहयोगी नदी है उसका भी बहुत मतलब भरपूर योगदान है। कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना 1952 में हुआ था, और ये सबसे मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 10th के और 12th के स्टूडेंट के लिए। पूछेगा भारतीय अंतर्देशीय, ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक शब्द अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था। वो हुआ था 27 अक्टूबर 1986 में। 27 अक्टूबर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1986 महत्वपूर्ण है। यह बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है, इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन कब हुआ था। यह हुआ था 1986 ईस्वी में। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। ये 10th 12th के स्टूडेंट के लिए विशेष नहीं है, बाकी के लिए विशेष है। और बात करें जो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है उसका मेन मुख्यालय, मेन कार्यालय तो नोएडा में है, लेकिन और भी क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय में क्या है तो सबसे एक मेन है पटना में। पटना में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय है, और बिहार के स्टूडेंट यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। जो पटना में जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका नाम है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, और इसका गठन 2004 में हुआ था। तो बिहार के संबंधित जितने भी परीक्षा है यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बताइए पटना में कौन सा संस्थान है और बना कब। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है, और इसका गठन हुआ था सन 2004 ईस्वी में। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, असम के गुवाहाटी में है, और केरल के कोच्चि में है। यहाँ पर वही बात लिखा गया है जो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बारीकी से एक बार लेक्चर को देखते हुए उसे नोट करेंगे। 10th में यहाँ से 2 नंबर और 4 नंबर दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 10th 12th दोनों के लिए यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।